अगेन वेलकम इनटू द पारस ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस बच्चों। और हम लोग पढ़ रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम का एक लेक्चर हो चुका है बच्चों, और इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य के बाद में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वास्तविक और संभावित विद्युत अपघट्य क्या होता है। फिर आर्यनियस ने विद्युत अपघट्य के बारे में अपने जो 7 पॉइंट्स रखे थे, वो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, याद है आपको? रिवाइज कर लेना एक बार। उसके बाद बच्चों उन 7 पॉइंट्स के बाद में मैंने आपको ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम बताया था, जिसके अंदर मैंने वियोजन की व्याख्या बताई थी। उसको ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई अम्ल हमारे पास में है, कोई क्षार हमारे पास में है, तो उसके लिए वियोजन स्थिरांक कैसे निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे हम लोग दुर्बल अम्ल, या अम्ल लिख सकते हैं का वियोजन स्थिरांक, या केवल अम्ल का वियोजन स्थिरांक भी लिख सकते हैं बच्चों। मान लीजिए मेरे पास में HA कोई अम्ल है, और मैंने क्या किया बच्चों, इस HA को कन्वर्ट कर दिया बच्चों मैंने पानी में। जब डिजोल्व करेंगे इसको तो क्या होगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका H प्लस और A माइनस के अंदर, ये हो जाएगा बच्चों। प्रारंभिक सांद्रता की बात करें, प्रारंभिक सांद्रता मान लीजिए इसकी मैंने 1 मानी, ये क्या हो जाएगी बच्चों 0 0। और अगर मान लीजिए मैं कहूँ साम्य अवस्था पर अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये x हो गया था, ये x हो गया था, कितना हो गया था बच्चों 1 माइनस x। फिर मैंने बताया था यदि पात्र का आयतन V हो तो इसको लिख सकते हैं सांद्रता, तो 1 माइनस x अपॉन V, x अपॉन V। और एक बात मैंने आपको बता दी थी, वो क्या बताई थी बच्चों, 1 अपॉन V इक्वल टू क्या होता है C। शाबाश। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस x C। अब मैं यह जानना चाहता हूं, या मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि कोई भी एसिड था, कोई भी अम्ल था, उसको मैंने जल में घोल दिया, और जल में घोलने के बाद में उसमें कितने H प्लस आयन है, हाउ मेनी H प्लस आयन प्रेजेंट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करें बच्चों, कैलकुलेट करने का सीधा सिंपल तरीका है कि मेरे पास में अम्ल के वियोजन स्थिरांक को मैं शो करता हूं बच्चों। किससे शो करूंगा बताइए, अम्ल के, मैं अगर मान लीजिए H प्लस आयन की बात करूं मेरे पास में, तो कितने H प्लस आयन नजर आ रहे हैं आपको, उसके आ रहे हैं आपको AX डॉट C। आ रहे नजर नहीं आ रहे बच्चों, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, यहां पर क्या मैंने X की वैल्यू निकालनी थी, क्या याद है आपको? ठीक है, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। हमारे पास में एक फॉर्मूला इस तरीके से आया था पिछले वाले ओस्टवाल्ड तनुता नियम में, x स्क्वायर K इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर C, ये आया था वियोजन की मात्रा, और ये सांद्रता थी। चूंकि एसिड की बात कर रहे हैं तो इसको A मान सकते हैं, F और एसिड। तो यहाँ पर बाबा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी हो गया क्या बच्चों, और x इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी, हुआ कि नहीं हुआ। ये वाला फार्मूला हमें मालूम है, ये पहले पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ, ये x की वैल्यू अगर मैंने रख दी तो मेरे पास में ये हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों मेरे पास में ये हो जाएगा H प्लस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास में अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी डॉट सी। ये x की जगह ये वाली वैल्यू रख दी बच्चों मैंने, ठीक है। सी को अंदर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पावर डबल हो जाएगी, बताया था आपको मैंने, अंडर रूट में लाते हैं तो ये हो जाएगा आपका के अपॉन सी इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। ये सी को मैं अंडर रूट में ले आया, और आपको बताया ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो H प्लस आयनों की मात्रा हो जाएगी मेरे पास में KAC, एक सी बच गया ना भाई। तो यहाँ मेरे पास में एक बात मुझे समझ में आ गई कि किसी भी विलयन में अगर हम लोगों को H प्लस आयनों की सांद्रता निकालनी हो
तो के उसका जो अम्ल का वियोजन, अम्ल का जो अम्ल स्थिरांक है उसको और उसकी सांद्रता को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है बच्चों, H प्लस आयनों की सांद्रता आ जाती है। यहाँ से हम लोग उस अम्ल की पीएच पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बस का स्क्रीनशॉट ले लो। इधर देखिए बच्चों कैसे कर सकते हैं। फॉर्मूला मेरे पास में आया वो ये है बच्चों, H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KAC। ठीक है बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, जब हम किसी का अंडर रूट हटाते हैं तो उसकी पावर हाफ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ H प्लस इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ KA की पावर हाफ, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा आपका C की पावर हाफ। अगर मैं मान लीजिए दोनों तरफ log ले लेता हूँ बच्चों, तो हो जाएगा मेरे पास में log H प्लस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 K log KA, और ये हो जाएगा मेरे पास में प्लस ये हो जाएगा बच्चों 1/2 log C। यहाँ आपको मैं बात बता दूं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है वो आपको याद रखनी है। हुआ क्यों बच्चों, ये बात आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि log m की पावर अगर n होता है बच्चों, log m की पावर n होता है तो उसको n log m लिखते हैं, मतलब पावर आगे जाती है। तो यह पावर 1/2 था तो उसको आगे लिया है मैं। दूसरी बात ये है, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो ये है log m इंटू n जो होता है बच्चों, तो ये log m प्लस log n में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, पावर दोनों की आगे आ गई। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए मैं इसको दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस log h प्लस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस हाफ log KA माइनस हाफ log C। क्लियर और नॉट। अगर हम लोग इसकी बात करें तो माइनस log h प्लस को बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, क्या पीएच बोलते हैं क्या, इसको बोल देंगे बच्चों, ये होता है हाफ, ये माइनस log K को बोलते हैं PKA। ठीक है बच्चों, ये एसिडिटी का अपोजिट होता है। ठीक है, जिसकी अम्लता जितनी ज्यादा होती है उसकी पीके उतना कम होता है। कई बार एग्जाम में पूछता है, जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा कि जो जितना ज्यादा अम्लीय होगा उसकी पीके उतनी कम होगी। जो कह सकते हैं इट इज अपोजिट और रिवर्स ऑफ एसिडिटी, ध्यान रखना। ठीक है, इसको ऐसे कहा मैंने माइनस हाफ log C। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है पीएच का फॉर्मूला। तो किसी भी दुर्बल अम्ल युक्त या किसी अम्ल का पीएच का मान अगर आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला इस तरीके से डिनोट करते हैं, पीएच इज इक्वल टू हाफ PKA माइनस हाफ log C। समझ में आया कि नहीं आया आपको, और सिंपल सी बात है। और अगर आपको यहीं पर किसी क्षार के लिए निकालना हो तो ये PKB हो जाएगा। ठीक है, और ये पीएच की जगह POH देख देते हैं, वो भी समझ लेते हैं। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, लिखिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारे पास में क्षार का वियोजन स्थिरांक। क्षार का वियोजन स्थिरांक, या क्षार के वियोजन स्थिरांक की क्या गणना, क्षार के वियोजन स्थिरांक की गणना, वियोजन की गणना भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, यह कह सकते हैं, वियोजन की व्याख्या भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें बच्चों हम लोग, तो क्षार क्या होता है, BOH, वाटर में डिजोल्व करेंगे किस में बदल जाएगा, B प्लस और OH माइनस, जल में OH तो देता है। ठीक है बच्चों, वही पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। ये पहले 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता, फिर ये x, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। फिर अगर मैं इसको वॉल्यूम के फॉर्म में, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका V के फॉर्म में, लेकिन C के फॉर्म में लिखेंगे तो सांद्रक फॉर्म में XC और XC, और ये आ जाएगा 1 माइनस XC। हमें आगे नहीं चलना, हमें तो यही मालूम है कि बच्चों हमारे पास में अगर OH माइनस आयनों की सांद्रता की बात करूं मैं, मेरे पास में XC हो जाएगा। ठीक है बच्चों, X की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, OH माइनस से X की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में KBC। कौन बनेगा, करोड़पति। ठीक है,
डॉट सी। वहां के था, यहाँ के बी है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, यहाँ पर के बी अपॉन सी, यहाँ सी स्क्वायर सी अगर अंदर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पर ओ एच माइनस इज इक्वल टू के बी अपॉन सी इंटू सी स्क्वायर, अंडर रूट में कैंसिल आउट हो जाएगा, ओ एच माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में के बी सी। अब बनेगा, कौन बनेगा? समझ आ गया? कौन बनेगा? करोड़पति। होगा कि नहीं हुआ? बताओ अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ओ एच माइनस इज इक्वल टू हाफ के बी की पावर हाफ डॉट सी की पावर हाफ, लोग ले लेंगे तो लोग ओ एच माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में क्या हो जाएगा बताओ, हाफ लोग के बी प्लस हाफ लोग सी। हुआ कि नहीं हुआ? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस लोग ओ एच माइनस इज इक्वल टू माइनस हाफ लोग के बी माइनस हाफ लोग सी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पी ओ एच। इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग बताओ? इसको बोलेंगे हाफ पी के बी और जाएगा माइनस लोग सी। ये बेस के लिए तो सिंपल है, एसिड और बेस दोनों में केवल और केवल फर्क कितना है, अगर एसिड के लिए के हो जाए पी के हो जाएगा और बेस के लिए पी के बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ गया आपको? तो आपको यहाँ कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, केवल फॉर्मूला याद करना है कि अम्ल के वियोजन स्थिरांक निकालना है, अम्ल का वियोजन निकालना है तो किस तरीके से आ जाएगा, वो यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा आपका, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है आपको। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में अगर आपसे पीओएच या पीएच का फॉर्मूला पूछे तो ये तो फॉर्मूला आपको याद करना है। क्लियर हो गया आपको? अब हेडिंग लिखिए बच्चों आप, वियोजन को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग लिखिए, वियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग डिसोसिएशन। हेडिंग लिखेंगे, वियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग डिसोसिएशन। वियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें बच्चों, इसमें सबसे पहले आता है आपका ताप। ताप समानुपाती होता है वियोजन के, सब जानते हो। जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वियोजन बढ़ता जाता है। ध्यान इतना सा रखना है, डिपेंड्स ऑन उष्माक्षोषी एंड उष्माक्षेपी रिएक्शन। रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, वियोजन बढ़ेगा। एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप जानते हैं। दूसरा आता है इसके अंदर बच्चों विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति, सब जानते हो विद्युत अपघट्य की प्रकृति के बारे में हम लोग, कि अगर वो प्रबल विद्युत अपघट्य होगा तो आयनन 100% होगा, और अगर मान लीजिए वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा तो आंशिक रूप से उसका आयनन होगा। ये सब लोग जानते हैं। तो विद्युत अपघट्य किस तरीके से प्रभावित करता है, बात समझ में आ गई बच्चों। उसके बाद में तीसरा है इसके अंदर तनुता। क्या था बच्चों? तनुता। और तनुता की जो व्याख्या करता है वो व्याख्या करता है बच्चों ओस्टवाल का तनुता नियम। तनुता नियम। और उसने कहा था वियोजन की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? सांद्रता के। आपको सर कैसे? एक फॉर्मूला आया था अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने। वो फॉर्मूला ये था, क्या था फॉर्मूला मालूम है? वो फॉर्मूला हमारे पास में ये था k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी, यही था। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया था मेरा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया था? k अपॉन सी आया था कि नहीं आया था? ठीक है। और यूं कह सकते हैं हम लोग कि अगर x की बात करें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ k अपॉन सी। हुआ कि नहीं हुआ बताओ?
समझ में आ गया। तो अगर मैं सांद्रता की बात करूं तो क्या व्युत्क्रमानुपातिक नजर आ रहा है क्या आपको? ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं वॉल्यूम की बात करूं तो आपको पता है 1/c या 1/v बराबर इक्वल टू क्या होता है? c। तो 1/c इक्वल टू क्या जाएगा? v हो जाएगा। तो x इक्वल टू √kv आ गया क्या? तो यहाँ से हमारे पास में दो बातें निकल के आती हैं कि अगर सांद्रता की बात करें तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, और आयतन की बात करें, कहने का मतलब यूं है, आप इसको यूं समझ सकते हो कि आपके पास में 1m HCl है, 1m HCl है आपके पास में। आपने क्या किया, 1 लीटर में डाला इसको, ठीक है। मान लीजिए ये इसका वियोजन अल्फा हो गया या इसका वियोजन x1 हो गया। अब आपने 1m HCl वापस लिया। अब आपने क्या किया, इसको 2 लीटर में डाला या मान लीजिए 10 लीटर के अंदर डाला, तो ये x2 आएगा। आपने 0.1m वापस HCl लिया, यहाँ आपने 100 लीटर पानी लिया, यहाँ x3 आ गया। तो अगर इसके वियोजन की बात करें तो सबसे ज्यादा होगा x3, उसके बाद में होगा x2, उसके बाद में होगा x1। लेकिन ध्यान रहे कि एक बार इसको x को अल्फा भी लिख देता तो इसको अल्फा3, अल्फा2 और अल्फा1 भी बोलते हैं। वियोजन एक ही बात है, चाहे वो x से शो करें चाहे वो अल्फा से शो करें, इट इज सिमिलर टाइम्स। बस ये ध्यान रखना है, इट डिपेंड्स ऑन solubility, it depends on dilution. Dilution increased means we increasing volume, and then volume will be increased, the dissociation of इलेक्ट्रोलाइट विल बी इंक्रीज। यूँ कह सकते हैं जितना ज्यादा आयतन बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा पानी मिलाते जाएंगे उसके अंदर, डाइल्यूशन करते जाएंगे, उसका आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने से क्या होगा, उसकी डिसोसिएशन या उसका यूँ कह सकते हैं विद्युत अपघट्य का वियोजन जो वो भी बढ़ता जाता है। यहाँ से क्लियर हो गया ना आपकी एक बार। सांद्रता की आप जानते हैं, सांद्रता का आप अम्ल और ऐड करेंगे तो वियोजन घट जाता है। बात क्लियर हो गई ना आपके। तो तीसरा क्या आ गया आपका, तनुता। तनुता के बारे में कंसेप्ट किसने दिया? ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम ये कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या आपकी ये? चलिए बच्चों, उसके बाद में आगे हम लोग बात कर रहे हैं 4th पॉइंट, हेडिंग लिखिए। उसके बाद में 4th पॉइंट की बात करें। 4th पॉइंट है इसके अंदर अन्य आयनों की उपस्थिति। अन्य आयनों की उपस्थिति। खास बात यह बच्चों कि किसी भी पदार्थ का जो वियोजन होता है वह अन्य आयनों की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, और आपको वैसे भी मालूम होगा, आपने एक चीज पढ़ी होगी, सम आयन प्रभाव। नाम सुना है कभी? सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि यदि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर समान आयन युक्त यदि कोई प्रबल विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए, दुर्बल में समान आयन वाला कोई प्रबल विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए, तो उस दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा घट जाती है, कम हो जाती है। इसी को हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट, समान प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ एक बात आपको याद रखनी है कि अगर समान आयन वाला कोई प्रबल विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो वियोजन की मात्रा घट जाती है। मतलब यूं कह सकते हैं द डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। मीन्स इफ common ion containing compounds are mixed into the solution, then dissociation of the weak acid will be decreased। किसी भी दुर्बल अम्ल का वियोजन घट जाता है यदि कोई प्रबल विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए समान आयन युक्त। ठीक है बच्चों। और पांचवा और आखिरी इसके अंदर जो है बच्चों वो प्रभावित करने वाले कारकों में है, वो है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, और आपको मालूम है अगर विलायक ध्रुवीय होगा तो वो जल्दी घुल जाएगा, अध्रुवीय होगा तो वो धीमे धीमे घुलेगा। तो सीधी सीधी सी बात है कि वियोजन की बात करें हम लोग तो वियोजन का एक फॉर्मूला तो आपको मैंने बता दिया, x इक्वल टू क्या होता है, K/C होता है या Kv होता है, इसको ओस्टवाल्ड तनुता नियम कहते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको अम्ल के लिए निकालना है तो Ka/C आ जाएगा x, ठीक है। और अगर उसके लिए निकालना बेस करें तो Kb/C आ जाएगा। उसके बाद मैंने बताया आपको डिपेंड्स किस किस पे करता है, तो मैंने आपको ये बता दिया, डिपेंड करने का तरीका बता दिया कि एक तो डिपेंड ये करता है किसके ऊपर बच्चों, एक डिपेंड करता है विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, दुर्बल विद्युत अपघट्य या प्रबल विद्युत अपघट्य है। दूसरा मैंने बताया ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो।
अभी क्या घोलने पर ऊष्म शोषी हो रही है, ऊष्माक्षेपी हो रही है। तीसरा बताया मैंने आपको तनुता नियम, जिसको ओसवाल का तनुता नियम कहते हैं। इसमें दोनों चीजें क्लियर कर दी हैं आपको मैंने। उसके बाद में लास्ट बताया मैंने आपको विलायक की प्रकृति, मतलब जिसमें आप उस एसिड को या उस कंपाउंड को घोल रहे हो उसकी प्रकृति ध्रुवीय या अध्रुवीय है। मतलब ये सारी चीजें डिपेंड्स करती हैं किसके ऊपर करती हैं बच्चों, बताइए, डिसोसिएशन को, वियोजन को। समझ में आ गया आपको? चले आगे अपन लोग, क्लियर हो गई? चलिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इनपे। तनुता पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है, समान प्रभाव पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। देखते रहें इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे बात करें इसके अंदर, तो आता है जल का वियोजन स्थिरांक। ठीक है बच्चों, जल के वियोजन स्थिरांक की बात का आपको पता है, अगर ये जल वहां पर अपने H2O है, अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो ये H प्लस और किस में बदल जाएगा, OH माइनस में बदल जाएगा। ये तो बताएगा। अब मुझे बताओ द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम क्या कहता है? द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम कहता है मेरे पास में K इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ये प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट क्या है? H2 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये K इंटू H2, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा H प्लस और OH माइनस। ठीक है बच्चों, और K इंटू H2 को हम लोग बोलते हैं KW, ठीक है, जल का वियोजन स्थिरांक। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास में H प्लस और ये हो जाएगा मेरे पास में OH माइनस। अगर इसको हम लोग आगे लेके चले, मान लो दोनों साइड लोग ले लें तो ये हो जाएगा लोग KW इज इक्वल टू आ जाएगा लोग H प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस लोग OH माइनस। कौन से फॉर्मूले से हुआ ये सब मालूम है आपको? नहीं मालूम, लिख देता हूं मैं आपको कि अब मैंने आपको बताया था log M इंटू n होता है log m प्लस log n, होता कि नहीं होता? बताया था। तो मल्टीप्लाई में ना, तो प्लस हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हो गया। ये बात क्लियर हो गई, तो मैंने इसको इसलिए प्लस में लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में क्या किया मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस log के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस log OH प्लस माइनस log OH। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? और आप इसको पता क्या कहते हैं? अभी बताया था, माइनस log को क्या बोलते हैं? P बोलते हैं ना। तो क्या होगा, PKW इज इक्वल टू, ये क्या होगा बताओ, इसको तो जानते हो आप? सॉरी, ये तो H प्लस है ना, क्या माइनस लो को P बोलते हैं, तो ये हो गया PH प्लस क्या हो जाएगा ये आपका POH। माइनस लो को हम लोग P बोल देते हैं, तो यूं कह सकते हैं PKW इज इक्वल टू व्हाट, PKW इज इक्वल टू होता है PH प्लस POH। बात समझ में आ गई बच्चों आपको? और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, ये PKW की वैल्यू की बात करें तो PKW जल के वियोजन स्थिरांक की बात करें तो अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस पे बात किया जाए तो ध्यान रखना PH प्लस POH की वैल्यू होती है 14। इसको ये भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है बच्चों, अगर ये बात आप 40 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो ये होती है आपकी 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 40 डिग्री पे। अगर ये बात करें हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस पे तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। और अगर ये बात करें हम लोग 90 डिग्री सेल्सियस पे तो ये होता है 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। अगर इसको 2 कम कर देंगे तो सीधा सीधा क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 12। ये ध्यान रखना है आपको। तो ध्यान रखना, अगर कोई हाई टेम्परेचर पे आपसे बोले PKW का मान बताइए तो आंसर होता है 12। 14 का मतलब क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी ना भाई, तो ये तो इसका सीधा सीधा आंसर मेरे पास में, अगर इसकी बात करें तो उसका सीधा सीधा आंसर कितना हो गया मेरे पास में, ये हो गया मेरे पास में 14। ठीक है बच्चों, और ये मेरे पास में हो गया कितना, 12। ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, वो कहे निम्न ताप पर अगर पीएच का मान निम्न ताप पर पीएच का मान कितना है, 6 है, तो पीओएच का मान कितना हो जाएगा, तो 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन अगर वो कहे आपसे कि उच्च ताप पर अप्रोक्स 90 डिग्री माना जाएगा उसको, अगर अगर पीएच का मान 6 है तो पीओएच का मान कितना हो जाएगा, वो भी 6 हो जाएगा। तो यूं कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ पीएच एंड पीओएच सम विल बी 12 एट द 90 डिग्री टेम्परेचर, और यूं कह सकते हैं एट हाई टेम्परेचर, बट एट द लो टेम्परेचर अप्रोक्स 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। 25 क्या होता है, रूम टेम्परेचर तो होता है। तो रूम टेम्परेचर पे पूछ ले आपसे तो क्या कहोगे आप, तो रूम टेम्परेचर पे भी यूं कह सकते हैं इसका मान कितना होता है बच्चों, 14 होता है। और जो जल की मोलर सांद्रता होती है वो आप जानते हो, जल की अगर मोलर सांद्रता पूछ ले, ये भी फिक्स क्वेश्चन है, कई बार आया, जल की मोलर सांद्रता की बात करें, मोलर सांद्रता तो कितनी होती है बच्चों, ये होती है 997/18 इजिकल टू कितना आ गया बच्चों बताइए, क्या आ जाएगा 5.44, 5.54.4, ठीक है। 18 पंजे 90, 9 बज गए, 18 फिर कितना हो गया, 18 पंजे 90, 55.4 याद कर लेना। ये क्यों हुआ, क्योंकि 1 लीटर के अंदर जल के अंदर समथिंग 997 ग्राम जल होता है, ग्राम के अंदर बात करें तो 997 ग्राम वाटर होता है। और आपको पता है मोलर सांद्रता निकलनी तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ही तो होता है, तो वेट कितना है 997 997 ग्राम, 18 से डिवाइड क्यों कर देंगे, मोलिकुलर वेट कितना होता है वाटर का, 16 और 2 18, डिवाइड कर देंगे 55.4 आ जाता है। ध्यान रखना ये मोलर सांद्रता है जल की, और जल के वियोजन स्थिरांक की बात करें तो ध्यान रखना टेम्परेचर का, आपको ध्यान रखना है कितने टेम्परेचर पे कौन सी चीज होगी। डायरेक्ट याद कर लेना, इतनी ज्यादा रामायण याद करने की जरूरत नहीं है आपको। बात समझ में आ रही है ना आपको, बोलो क्लियर। आगे चलते हैं बच्चों, हेडिंग लिखिए लवण का जल अपघटन, सॉल्ट डिसोसिएशन, लवण का जल अपघटन। हेडिंग है बच्चों लवण का जल अपघटन, लवण का जल अपघटन, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट। देखो बेटा लवण का जल अपघटन क्या है कि जब किसी लवण को हम जल में घोलते हैं तो वो क्या होता है, उसके संगत अम्ल और संगत क्षार के अंदर टूट जाता है, बढ़ जाता है, बना लेता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग लवण का जल अपघटन। कहने का मतलब ये है कि वो डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इनटू द रिलेटेड एसिड एंड बेस इज नोन एज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट। दूसरी बात ये बच्चों हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी बात क्या है बच्चों इसके अंदर खास बात, वो ये है कि जब हम लोग किसी लवण को जल में घोलते हैं तो या तो ऊष्मा निकलेगी या ऊष्मा के देनी पड़ेगी, तो ऊष्मा शोषी ऊष्मा क्षेपी भी हो सकती है। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिख लीजिए, बोल रहा हूं मैं, लिख लीजिए कि जब किसी लवण को जल में घोला जाता है, जब किसी लवण को जल में घोला जाता है तो वह उसके संगत अम्ल तथा संगत क्षार में बदल जाता है, इसे कहा जाता है लवण का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। समझ में आ गया आपको। उसके बाद में बच्चों लवण आपको मालूम है, मान लीजिए आपके पास में NaCl है और आपने क्या किया बच्चों, इस NaCl को आपने क्या किया, जल में घोल दिया, क्या बनेगा बताओ, यहां बनेगा आपका NaOH प्लस HCl, बनेगा नहीं बनेगा भाई, H और OH ही तो होता है हमारे पास में, तो NaCl और OH बन जाएगा। अगर मैं इसके जल अपघटन की बात करूं तो बच्चों ये यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बोलो, ये हो जाएगा Na प्लस के अंदर, ये हो जाएगा Cl माइनस के अंदर, और इधर इसकी बात करें तो ये बन जाएगा Na प्लस, ठीक है, और बन जाएगा साथ में OH माइनस, और यहाँ बात करें हम लोग तो ये बन जाएगा H प्लस, ये बन जाएगा आपका Cl माइनस। बना समझ में आएगी नहीं है आपको, बोलो। साथ में आपके यहाँ पर वाटर है, वाटर लिख देता हूं मैं, प्लस H2O, यहाँ भी लिख देता हूं अलग से, प्लस H2O, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ क्या Na से Na कैंसिल आउट हो रहा है क्या इधर, Cl से Cl भी कैंसिल आउट हो रहा है क्या इधर, तो यूं कह सकते हैं H2O इज इक्वल टू मेरे पास में आ गया AOH माइनस और H प्लस,
तो सीधी सीधी सी बात क्या समझ में आई आपको कि जब भी किसी ऐसे लवण का जल अपघटन कराया जाए जिसका निर्माण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने से होता है, तो उसका जो विलयन होता है वो हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। बात क्लियर हुई कि नहीं है आपको? अब मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए लवण मेरे पास में ये है, मेरे पास में लवण है CH3COONA, मतलब एक ऐसा लवण है मेरे पास में जो किस किस से मिलके बना है, वो बना है वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलके बना है। अगर मैं इसको जल में घोल दूं तो क्या बनेगा बताइए? जल में घोलेंगे तो ये बन जाएगा CH3COOH प्लस NaOH, बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका वियोजन तो क्या होगा बताओ? इसका वियोजन हो जाएगा मेरे पास में CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, और ये हो जाएगा मेरे पास में H2O इजिकल टू, यहाँ क्या बनेगा बताओ? मेरे पास में दुर्बल को नहीं तोड़ना है आपको, ये ध्यान रखना, प्रबल तोड़ सकते हो, दुर्बल नहीं तोड़ सकते प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये एडिटिव रखो CH3COOH प्लस, ये क्या बन जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस। बात समझ में आ गई कि नहीं आई आपके? देखो मुझे इसको गौर से देखेंगे तो क्या Na से Na कैंसिल हो रहा है क्या? तो मेरे पास में यहाँ क्या बन जाएगा बताओ? मेरे पास में यहाँ बन गया CH3COO माइनस प्लस H2O इजिकल टू, ये बन गया मेरे पास में CH3COOH प्लस OH माइनस। मतलब एक ऐसा सॉल्ट, एक ऐसा लवण जिसमें दुर्बल अम्ल हो, प्रबल क्षार हो, वो ध्यान रखना क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, मतलब पीएच इसकी हो जाएगी 7 से अधिक। कितनी हो जाएगी? 7 से अधिक। क्योंकि समझ में आ गया आपको कि जब भी ऐसा सॉल्ट जो हो रहा है इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्षारीय होगा। अगर एसिड और बेस दोनों ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसका जो विलयन होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। मतलब उसकी जो पीएच होती है वो लगभग 7 होती है, यहाँ 7 से अधिक हो जाएगा, ये क्षारीय होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें अगले लवण की, अगला लवण है बच्चों हमारे पास में NH4Cl। NH4Cl किस टाइप का लवण है? यह मेरे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप का सोल्ट है। यहां मैंने जल में घोल दिया इसको, बताइए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये बन जाएगा NH4OH प्लस HCl। इसका डिसोसिएशन क्या होगा बताइए? NH4 प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2O। और इसकी बात करें हम लोग तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा NH4OH। इसको तोड़ा नहीं, दुर्बल है भैया, दुर्बल नहीं तोड़ते हैं, प्रबल वाले को तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा H प्लस Cl माइनस। क्या होगा बताइए? क्या बन गया बताओ? बन गया हमारे पास में NH4 प्लस प्लस H2O इजिकल टू बन गया NH4OH प्लस H प्लस। गौर से देखने पर क्या लग रहा है हमको? ये विलयन होगा, इसकी प्रकृति होगी अम्लीय, मतलब ये हो गया, इसकी पीएच हो जाएगी 7 से कम। समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात ये है यार, जो स्ट्रॉन्ग होगा उस टाइप का नेचर का सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर किसी में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो एसिडिक हो जाएगा, किसी में स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो बेसिक हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, किसी में दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों की नहीं चलेगी, वो न्यूट्रल हो जाएगा, और किसी में मान लीजिए दोनों वीक है तो उसकी जो है कंडीशन कहीं नहीं जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिसोसिएशन ही कम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें एक और एग्जांपल, ये वाले इसकी CH3COONH4 प्लस H2O, तो ये किसमें बदल जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा CH3COOH प्लस NH4OH। दोनों दुर्बल है, ये भी दुर्बल है, डिसोसिएशन नहीं होगा। तो यूं सीधा से बात कह सकते हैं ये कहलाता है आपका अम्ल का, किसी लवण का जल अपघटन। समझ में आ गया किस टाइप से होता है? क्लियर हो गए बच्चों? ठीक है।
अब इसके अंदर आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, काम की जितने रामायण में क्या रखना है इतना ज्यादा मैं बताया, इसमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हम लोग इसको जल अपघटन कराते हैं NH4Cl का, या यूं कह सकते हैं CH3COONH का, तो ये बताना है आपको कि जिसका सॉल्यूशन बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा या क्षारीय प्रकृति का होगा, उसकी pH 7 से कम होगी, अधिक होगी या 7 होगी। और बताने का बिल्कुल सिंपल तरीका, सोल्ट को चेक कर लेना है सोल्ट किस टाइप का है। अब आपको सोल्ट को चेक कैसे करेंगे, तो आप लिख लीजिए टाइप ऑफ सोल्ट, हेडिंग लिखिए टाइप ऑफ सोल्ट, लवण के प्रकार, हेडिंग लिखेंगे लवण के प्रकार, ताकि आपको आइडिया हो जाए। हेडिंग लिखेंगे लवण के प्रकार। लवण तो आप जानते हैं, सब जानते हैं क्या होता है लवण। लवण क्या होता है, अम्ल तथा क्षार आपस में लवण बनाते हैं, लवण और जल। तो लवण के प्रकार, हेडिंग डालिए लवण के प्रकार, लवण के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्ट। टाइप ऑफ सॉल्ट की बात करें बच्चों, तो सॉल्ट होते हैं हमारे पास में 4 टाइप के, 1, 2, 3 एंड 4। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा लवण जिसमें प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो। दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, प्रबल अम्ल हो दुर्बल क्षार हो। तीसरा होता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, दुर्बल अम्ल हो क्षार प्रबल हो। और चौथा होता है वीक एसिड वीक बेस, दोनों के होंगे बच्चों वीक होंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ इस वाले सॉल्ट की बात करें जिसको हम लोग कहते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लवण, ये क्या हो जाएगा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लवण। ये क्या हो जाएगा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार लवण। और ये हो जाएगा मेरे पास में दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लवण। तो यूं कह सकते हैं द सोल्ट आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 4 टाइप्स, 1, 2, 3 एंड 4। समझ में आ गया आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें बच्चों, तो यहाँ इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका NaCl, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका KCl, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका NaI, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका NaBr, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaClO4। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaNO3, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा KNO3। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, क्या हो जाएगा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। यही अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की बात करूं बच्चों, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास में NH4Cl, फिर हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पर बच्चों NH4Br, फिर हो जाएगा मेरे पास बच्चों यहाँ पर NH4NO3, फिर हो जाएगा बच्चों मेरे पास में यहाँ पर NH4ClO4। इस टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा हूँ। तो वीक एसिड में आपको पता है क्या होता है, CH3COON हो सकता है, CH3COOK हो सकता है, मालूम है आपको बच्चों, कर सकते हैं इस तरीके से। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका हो सकता है HCOON हो सकता है, आपका सोडियम फॉर्मेट इसको कह सकते हैं, HCOOK हो सकता है, इसके अंदर आपका पोटेशियम फॉर्मेट बोलते हैं इसको आप, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों जिसमें वीक एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, इसका बोलो, इसका हो जाएगा CH3COONH4। इसके अलावा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका HCOONH4। बोलो होगा क्या नहीं होगा, समझ में आ गया आपको। इसके अलावा क्या हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों कि सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट हो गए हमारे पास में 4 टाइप के, कौन कौन से,
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस। और भी एग्जांपल लिखे जा सकता है, आगे बताते रहेंगे आपको, यहाँ तक आपको इसको क्लियर करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ओवरऑल जो काम की बातें आपको याद करनी है ना, एक तो ओस्वाल का तनुता नियम आपको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर से क्वेश्चन बनते हैं। एक पीएच और पीओएच का जो क्यूमुलेटिव वैल्यू पीकेडब्ल्यू के फॉर्म में, उसको आपको याद करना है टेम्परेचर के हिसाब से, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो आपको याद करना है। उसके बाद में आपको ये टाइप ऑफ सॉल्ट आपको याद करना है। बात क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे। ओके।